हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग मार्च 22 एग्ज़ाम जो कि 4 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए ANC 01 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उस टॉपिक को अगर आप स्टडी कर लेते हैं या तो आप स्टडी मटेरियल से करें या फिर नोट्स आप कहीं से भी लेते हैं, खुद से बनाइए या फिर मार्केट से लीजिए या फिर मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो वहाँ से लेकर के आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव का डर है वो समाप्त हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ यहाँ से इस टॉपिक से आएंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिएगा बॉडी मास इंडेक्स क्या है। इसे आप लोग स्टडी मटेरियल काफ़ी से बहुत ज़्यादा सही इस मामले में होता है, क्योंकि जो चेक करने वाला आंसर ढूंढ रहा होता है, एग्जामिनर जो आंसर ढूंढता है वो आपको स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा। अगर आप उस आंसर को लिखते हैं तो क्या होता है, आपका मार्क्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा आता है, बेहतर होता है। ठीक, तो बॉडी मास इंडेक्स तैयार कर लेंगे। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इसे भी आप लोग देख लेंगे। फूड लॉज एंड फूड सिक्योरिटी क्या है, भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए जो लॉ आया है, भोजन के लिए जो लॉ आया है वो क्या है, और फूड सिक्योरिटी क्या है, ये सारी बातों पे ध्यान देंगे। FSSAI, इसके आप फुल फॉर्म को भी जान लेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कब एस्टैब्लाइज्ड हुआ, ठीक है, और किसके अंडर है, ये सब चीज़ आप लोग स्टडी मटेरियल से देख लेंगे। फिर है फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इसे भी आप लोग चेक करेंगे। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये जितने भी क्वेश्चन है इसे आप लोग एक बार नज़र डाल लेंगे तो अपने लैंग्वेज में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब से चलाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6th में है फूड सर्विस यूनिट क्या है, डिफरेंट मेथड एंड कंसेप्ट क्या है फूड सर्विस यूनिट का, ठीक है। FSU इस तरीके से आएगा, FSU क्या है, तो कभी कभी शॉर्ट भी पूछ देगा कि फूड सर्विस यूनिट होता है। फिर है इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे आप लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम बना लेंगे, और अगर आप आंसर राइटिंग में डायग्राम का यूज़ करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मार्क्स ज़्यादा बनता है। तो आप सोचेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम तो वो आप स्टडी मटेरियल में आराम से मिल गया है, जो एग्जामिनर जिस तरीके का डायग्राम ढूंढता है वो आपको स्टडी मटेरियल में ही मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होता है, एक होता है अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, तो शुगर है और स्टार्च है। ठीक, इसे आप लोग देख लेंगे। और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो फाइबर है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फिर 9 नंबर में क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल एसिड होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज होता है और प्रोटीज होता है। ये 4 तरीके से प्रोटीन आता है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग टॉपिक में देख लेंगे। आप मेरे ANC 01 के पिछले साल के लेक्चर को देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें मैंने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब भी किया है। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं शॉर्ट में ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, फिर आता है 10 नंबर पे प्रोटीन। प्रोटीन ये हमने देख लिया। फिर आता है फैट। फैट एक होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड 3 टाइप्स के होते हैं। फिर ग्लिसरॉल 1 और बाइल सॉल्ट। ठीक, बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है, टर्न फैटी एसिड इनटू स्मॉल टाइनी वाटर सॉल्युबल। ठीक, फैट को स्मॉल टाइनी वाटर सॉल्युबल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, वो बाइल सॉल्ट का काम है। ठीक, फिर आता है विटामिन। विटामिन में आपको आ जाएंगे 2 ग्रुप में विटामिन। एक ग्रुप हो जाएगा वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो विटामिन जो पानी में घुलनशील है, और वो है ADE के। ठीक, उसी तरीके से विटामिन A से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। तो विटामिन A से आपको क्या क्या मिलता है, तो नॉर्मल विजन मिलता है, रेटिनॉल विटामिन A को बोलते हैं, बेटा कैरोटीन, रोडोस्पिन, सब विटामिन A से रिलेटेड टॉपिक है। ये सबको आप लोग तैयार कर लेंगे, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक, जैसे विटामिन D है तो ये एक सनशाइन विटामिन है। ये सब क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से आता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, सनशाइन विटामिन है। एब्जॉर्प्शन डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सारा काम विटामिन D करता है। फिर आता है विटामिन K। विटामिन K एंटी ब्लीडिंग विटामिन है। ठीक, ये सारा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन फिर आता है,
एक हमने फैट सॉल्युबल देखा ADE। अब हम लोग देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है। तो ये है C और B कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो इससे क्या किस तरीके का क्वेश्चन बनता है देख लीजिए। तो आप B1 को थियामाइन बोलते हैं और इसकी कमी से बेरी बेरी डिजीज होता है। ये सब आ जाता है आपको किस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एक होता है राइबोफ्लेवाइन, ये B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, तो ओरोलिंगुअल डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर है नियासिन, ये फिर B3 को बोलते हैं। तो अलग अलग है, आप डिटेल से हमारे पुराने लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ हर एक चीज़ डिटेल से बताया हुआ है, ठीक। तो नियासिन से क्या होता है, 3 तीन तरीके के डिजीज होते हैं, डेमर्टोसिस, डायरिया और डेमेंशिया, ठीक। ये सारी चीज़ को आप लोग देख लेंगे। फॉलिक एसिड, ये भी विटामिन B1 से रिलेटेड है। चलिए B12 क्या है, तो फ्री फूड विटामिन है। ये सब चीज़ को अगर आप याद भी करना चाहें तो रट लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आ जाता है। तो B12 को फ्री फूड विटामिन कहते हैं। फिर क्या है, विटामिन D डेफिशिएंसी। विटामिन D डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। जब विटामिन D की कमी होगी तो उससे क्या होगा, रिकेट होगा। रिकेट होगा तो बोन सॉफ्ट हो जाएगा, पिजन चेस्ट कहलाएगा, ठीक है। लेग का झुकना हो जाएगा, हाँ है ना, और घुटनों का दर्द या घुटनों में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा विटामिन D की कमी से। फिर विटामिन C डेफिशिएंसी है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, तो स्पंजी ब्लेडी गम होता है, मसूड़ों से खून जाना, टैनी स्पॉट आ जाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी विटामिन C के कमी से होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग ए बैलेंस्ड डाइट। ये एक तरीका पूरी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। ये प्लानिंग बैलेंस डाइट एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसमें से किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले प्लानिंग बैलेंस डाइट इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है, इस पर आप पैराग्राफ लिखेंगे। फिर रीजन स्पेसिफिक और फिर इनकम स्पेसिफिक, ये 3 चीज़ को अच्छे से डील कर देंगे। ये कहाँ से मिलेगा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल से, आप वहाँ से ले सकते हैं। या अगर आप मेरे से नोट्स लेते हैं तो वहाँ भी हमने स्टडी मटेरियल से ही उसे प्रिपेयर करा हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। फिर है एक आपका रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस क्या है, RDA, ठीक। तो इसका फार्मूला पूछ देता है कि RDA का फार्मूला क्या है। तो ये रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन, ठीक। भोजन की कितनी ज़रूरत है और कितने हद तक पैसा हम उस पर खर्च कर सकते हैं, और कितने हद तक, सेफ्टी मार्जिन यहाँ हो जाएगा कितने हद तक हम उस भोजन को ले सकते हैं, क्या ज़्यादा लेने से कोई खराबी तो नहीं करेगा। तो वही फार्मूला हो जाता है आपको RDA का। नेक्स्ट है मील प्लानिंग क्या है, ये सब लॉन्ग आंसर है। मील प्लानिंग का जब आप आंसर लिखेंगे, ठीक, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे ये 4 पॉइंट। कौन कौन सा, तो न्यूट्रिशनल एडेक्वेसी क्या होता है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है, और इनकम क्या होता है। ये 4 चीज़ क्या करता है, मील प्लानिंग को फोकस करता है। इसका डिटेल आप पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कोई किसी एक टॉपिक पे आ जाएगा। इसमें क्या है, प्री स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, डायबिटिक मेलिटस, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी। ये सब का मील प्लानिंग आपसे पूछ देगा, कि इसमें से किसी एक का मील प्लानिंग पूछ देगा। ज़्यादा अंतर नहीं है, आप एक नज़र सब पे डाल लेंगे तो आप आराम से खुद से लिख सकते हैं। ज़्यादातर तो आपको खुद से अभी भी पता होगा, आप लिख सकते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एडल्ट एंड एडोलेसेंट, ठीक। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किशोरावस्था अगर हम कहेंगे, ठीक है, एडल्ट में और किशोरावस्था में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन क्या क्या आती है, आप लोग यहाँ डील करेंगे। उसके बाद फिर आता है आपको डाइट प्लानिंग क्या है, डाइट एंड फूड, इसे डील करेंगे। तो डाइट और फूड को जब आप लिख रहे होंगे तो उसमें आपको डाइटरी अलाउंस फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए किस तरीके का डाइट ज़रूरी है, उसमें आप लोग एक्टिविटी लेवल, एडल्ट क्या एक्टिविटी करता है, एडल्ट के बॉडी साइज़ क्या है, और एडल्ट का एज क्या है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, तो डाइट बना सकते हैं। तो वही डाइट और फूड से यही सारा चीज़ क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है फूड बजटिंग। फूड बजटिंग क्या है, तो हम लोग किस तरह से फूड बजट करेंगे। जब आपको इसमें लॉन्ग आंसर टाइप लिखने के लिए आएगा तो इसमें आप 3 चीज़ ध्यान देंगे। एक फूड बजट वीकली होता है, वीकली खर्चा पे, दूसरा मंथली पे, और तीसरा एनुअल पे, वो आप लोग लिख देंगे, ठीक। उसके बाद फैक्टर हैं फूड बजटिंग के, तो वो इनकम फैक्टर है, एक्सपेंडिचर और बजट, वो सारा चीज़ आप इस PDF को सही से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए फूड बजट आ गया, तो फूड बजट में सबसे पहले वीकली, मंथली और एनुअल आएगा। फैक्टर आएगा इनकम कितना है, कितना खर्च करता है, और बजट क्या है उस आदमी का। इकोनॉमी बताएगा नॉलेज, इंटेलिजेंट बाइंग, होम प्रोसेसिंग,
ठीक, आप जब भी आप कम खर्च में भी, इकोनॉमी फैक्टर हो गया कि आप कम खर्च में भी किस तरीके से डाइट प्लान कर सकते हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए कौन सा डाइट कितना न्यूट्रिशियस है। उसके बाद आप कम पैसा में कितना अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन खरीद सकते हैं और फिर आप उसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये सब इकोनॉमी फैक्टर करता है। ठीक, उसके बाद फूड सिलेक्शन हो गया। जब हमने पूरी तरीके से फूड बना लिया तो फूड सिलेक्शन में देख लेंगे कि किस तरीके का फूड बच्चे चाहते हैं या जिसके लिए हम बना रहे हैं वो चाहते हैं। ठीक, तो फूड जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए। ठीक, ये सारा चीज़ है डाइटरी अलाउंस पे। ठीक, जब आप एक डाइट बनाइएगा तो ये सारे फैक्टर, ये सारे पॉइंट है। अगर आप इतने पॉइंट को आप अभी भी सोच लेते हैं तो एग्जाम में आप इस पॉइंट पे ही पैराग्राफ लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। फिर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं PEM। ठीक, तो इससे क्या होता है, जब प्रोटीन की कमी होती है तो माल न्यूट्रिशन होता है। उससे दो बीमारी होती है, एक होता है मैरस्मस, एक होता है क्वाशियोरकर। इसे आप लोग अच्छे से जान लेंगे कि मैरस्मस बीमारी में शरीर का शारीरिक अवस्था क्या हो जाता है और क्वाशियोरकर में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे डिटेल से बताया है। चलिए, जराफ्थाल्मिया है। जराफ्थाल्मिया पूछ देगा कि किससे रिलेटेड है, तो ये ड्राई आई है। ठीक, आंखें सूखी हो जाती है इस बीमारी में। क्यों होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक, कंजक्टाइवल जेरोसिस होता है, बाइटोट स्पॉट, केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंजरस फॉर्म ऑफ जेरोथोमलेशिया को ही केराटोमलेशिया कहते हैं, जब आंखें पूरी तरीके से सूख जाती है। ठीक, तो ये सारे डिजीज हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। फिर एनीमिया एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है और इसे संभालने के लिए सरकार कौन कौन सी प्रोग्राम चला रही है, वो सब आप लोग ध्यान देंगे। स्पॉट टेस्टिंग आयोडीन क्या है, आयोडीन की स्पॉट टेस्टिंग फैसिलिटी जो सरकार गवर्नमेंट लेकर के आई थी कि स्पॉट ऑन स्पॉट चेक किया जाएगा और फिर उसे दूर करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी। उसके बाद 19th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि लिथरिज्म क्या होता है। लिथरिज्म क्या है, तो ये खेसारी का जो दाल होता है, खेसारी दाल आप लोग जानते होंगे। ठीक, जो कि लगभग बैन हो चुका है कई राज्यों में, क्योंकि इसके ज़्यादा सेवन करने से शरीर को हानि होती है। तो खेसारी दाल का ज़्यादा यूज करेंगे तो लिथरिज्म बीमारी हो जाएगी। क्वेश्चन इससे ज़्यादातर आता है। इसमें 4 स्टेज शरीर का होता है। फर्स्ट स्टेज में नो स्टिक, मतलब हल्का फुल्का परेशानी हुई। दूसरे स्टेज में चलने में परेशानी होगी, आप स्टिक के सहारे चलेंगे। तीसरे स्टेज में आपको बैसाखी की सहारा पड़ जाता है और चौथे स्टेज में आप घिसटने लगते हैं। तो ज़्यादा खेसारी दाल खाने के ये नुकसान है, तो बचिए उसको खाने से। चलिए, 20th क्वेश्चन है इंटरेक्शन बिटवीन इन्फेक्शन एंड माल न्यूट्रिशन। इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन के बीच का इंटरेक्शन क्या है उसे आप लोग लिखेंगे। ठीक, माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो आपको बताना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस पे इन्फेक्शन से क्या असर पड़ता है, ये सारा हमने क्या किया है, पिछले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी डीप से इसे समझाया है। तो आप लोग देख लें और नोट्स अगर चाहते हैं तो वो भी आप स्टडी मटेरियल से पढ़िए या फिर नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, अगर जितना मैंने इसमें आपसे बताया है उतना आप तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम निकलना तय है, 100% गारंटी। ठीक, डाइटरी मैनेजमेंट क्या है, किसके लिए, तो मीजल्स के लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और डायरिया पेशेंट के लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। मीजल्स आप लोग जानते होंगे, खसरा जिसको चेचक भी कहते हैं। ठीक है, और डायरिया तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो ये सब के लिए डाइट प्लान क्या होना चाहिए वो आप लोग पता कर लेंगे। ORS कैसे बनाते हैं ये पूछ देता है कभी कभी कि चार उंगली इतना चीनी चाहिए, पानी, नमक। तो ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे, स्टडी मटेरियल में अच्छे से दिया हुआ डायग्राम के साथ देख लेंगे। ठीक, मिड डे मील स्कीम क्या है, MDM, ये आप लोग जान लेंगे, कब आया था, क्यों आया था, इससे क्या फ़ायदा हुआ वो सब आप बताएंगे। 24th क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। ठीक, जो खाने की कमी से जो अंधापन आता है उसके लिए न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो उसमें अगर आपको लिखना होगा तो उसमें विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है, वो बता देंगे। तो विटामिन ए को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस बीमारी से दूर हो जाए। और 6 से 5 ईयर ओल्ड बच्चे को विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में देंगे और जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो ये सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना जान लेना है कि न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है, इतना ध्यान रखेंगे। 24th एंड आखिरी क्वेश्चन, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, कब आया और इसके क्या फ़ायदे हैं,
तो ये सारे चीज़ आप लोग जानेंगे। प्रॉफिट भी देखना है, ठीक है, और ये जितने भी प्रोज ज़्यादा लिखना है और कॉन्स जो है वो कम लिखना है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन थे ANC 01, आप लोग तैयार कर लेंगे तो आई थिंक इस फिर आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।